मैंने पहली बार ऐसा देखा कि कोई पत्रकार रिवॉल्वर से रिपोर्टिंग कर रहा है। नहीं, रिवॉल्वर के साथ रिपोर्टिंग तो नहीं किया, रिवॉल्वर के साथ जंग किया। आपने बिहार में राबड़ी देवी समेत 11 विधायक और 3 सांसदों को जुर्माना लगवा दिया था। लेकिन मैंने एहसास कराया कि बेटा कानून से ऊपर कोई नहीं है। कोई नहीं है। ये लोग बड़े कमजोर लोग हैं, कभी दबाव नहीं आता है। मैं ये बात सीना ठोक करके कहना चाहूँगा, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, यह बड़े कमज़ोर हैं, इनसे तबीयत से लड़ो। बड़ी खूबसूरत थी देखने में, लंबे लंबे बाल थे और उसके होठ पर अच्छी ओठलाली थी और लिपस्टिक थी, हाँ वह था। आंखें बड़ी जोरदार थीं। अमिताभ बच्चन जी को क्या किया था आपने, क्या था वो वाक्य? हम बहुत बखिया भी उगड़ते हैं, जम करके करते हैं उनका, योगी जी का, नीतीश बाबू का, ममता दीदी का, जो है कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। देखने में भले ही लगता होगा कि भैया ये तो पीछे पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। मैं महोबा न्यूज़ के लिए जय जयकार कर रहा हूँ। महोबा न्यूज़ की जय, महोबा न्यूज़ की जय। मैंने महोबा न्यूज़ देखा जी। और कई चीज़ हमने सर्च किया तो महोबा न्यूज़ आया और उससे मैंने देखा बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। अनुज हैं, राशिद हैं, आप हैं, और कौन कौन है टीम में? विष्णु जी हैं, विष्णु भाई हैं, तो सौरभ हैं। तो मैंने देखा, बारी बारी सबको देखा और सब मुलाकात भी हुई। तो हमारी सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इस विरासत को प्रत्येक दशा में सहेजने की आवश्यकता है और यह काम कोई फरिश्ता नहीं करेगा, करना तो आप लोगों को। जब अचानक आप अपने किसी सीनियर से मिलते हैं और वो चाहे उम्र में आपसे सीनियर हो फिर या आपके प्रोफेशन में सीनियर हो, और वो सीनियर आपके काम को लेकर के या आपके संस्था के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उस काम को लेकर के प्रशंसा करता है, तो आपके मन को बड़ी ही खुशी होती है, आपका मन बड़ा ही अच्छा हो जाता है। और इसी दौरान अगर सीनियर अपने कुछ वाक्य आपको बताता है तो फिर तो महफिल ही जम जाती है। खैर, आप सभी को नमस्कार, मैं आपके साथ हिमांक चंद्र और आप देख रहे हैं महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड। कैमरे के पीछे हैं मेरे साथी आशीष अग्निहोत्री। आज हमारे साथ वो मेरे सीनियर मौजूद हैं जिन्होंने अपने रिवॉल्वर लाइसेंस को प्रशासन से निरस्त करने के लिए कहा, लेकिन प्रशासन ने उसको निरस्त नहीं किया। हमारे साथ आज वो सीनियर मौजूद हैं जिन्होंने बिहार में राबड़ी देवी समेत 11 विधायकों और 3 सांसदों को जुर्माना लगवा दिया। यानी हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व ब्लॉक प्रमुख, पूर्व जिला पंचायत सदस्य और मौजूद में भी अध्यापक हैं, और ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले भी वो अध्यापक थे और उत्तर प्रदेश रत्न से सम्मानित भी हो चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं ब्रजभूषण दुबे जी, जो अपने चैनल के माध्यम से समय समय पर लोगों को ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराते हैं, अवगत कराते हैं अपने चैनल के माध्यम से, ब्रजभूषण मार्कंडे के माध्यम से। सर बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, शुभकामना, ढेर सारी बधाई आपको। बहुत अच्छा लगा और आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। अच्छा हूँ, महोबा बुंदेलखंड के प्रति शुरू से ही रोमांच रहा है और जब भी आता हूँ तो पहली बार भी आया, इसके पहले आया था 1.5 साल पहले तो कुछ किया था और इस बार भी कुछ कर रहा हूँ। काफ़ी कुछ सीखने, देखने, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के लोगों से मिलने पर बड़ा आनंद आता है। बड़ी उर्वरा भूमि है, बड़ा पोटेंशियल है यहाँ। सर, अगर पूर्वांचल की भाषा में कहा जाए, जैसे आप गाजीपुर के हैं तो कैसे हैं, मैंने अभी आपसे कहा, तो क्या कहेंगे, कैसन भा? नहीं बहुत भोजपुरी भाषा में अगर बोला जाए उसको भोजपुरी भाषा में अगर कहा जाए, का हाल चाल बा? अच्छा। परिवार के लोग ठीक से बाणा ना, परिवार के लोग खुशी मजे से हुए लोग ना, ऐसे बोला जाता है। अच्छा। सर, मैं सबसे पहले अब आपसे एक पहले प्रश्न की तरफ रुख करता हूँ। आप शुरुआत में अध्यापक थे, फिर उसके बाद ब्लॉक प्रमुख आते हैं, एक सफल राजनेता के तौर पे आपने काम किया, फिर आप एक स्वतंत्र पत्रकार के तौर पे आप आते हैं, सफल पत्रकारिता भी कर रहे हैं, मौजूद में भी। तो क्या ऐसा रहता है कि आप एकदम से टीचर से राजनेता से फिर पत्रकारिता, क्या रहा इस देखिए, हम अगर शैक्षिक योग्यता की बात किया जाए तो हम MA BPEd हैं, गेम टीचर। तो अध्यापकी हमने किया और फिर हमने नहीं भी किया,
आज तो हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसे, लेकिन आज भी हम कोचिंग में जाते हैं, विद्यालयों में जाते हैं, प्राथमिक से लेकर के उच्च शिक्षा तक के बच्चों के साथ संवाद स्थापित करते हैं। तो यह मेरे जेहन में रहा। अध्यापक तो मैं यही हूँ, जीवन भर अध्यापक रहूँगा। और आज भी अगर यूँ कहा जाए तो हम एक प्रतियोगी छात्र हैं। रोज़ तैयारी करना है और रोज़ अन्वेषण करना है। कैसी तैयारी? तैयारी का मतलब कि जैसे जो भी वीडियो किरत सागर के बारे में, अगर इसके बारे में जानना है तो आपको जानना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। बिना तैयारी के तो आप कर नहीं पाएंगे। बिल्कुल। तो इसलिए पढ़ाई करता हूँ, और पढ़ाई करने वाला जीवन भर विद्यार्थी रहता है। सही बात है। और पत्रकार तो हमेशा ही पढ़ाई करता है। हाँ, स्वतंत्र पत्रकार हूँ, और ऐसे ही है, खेल खेल में चैनल बन गया था जी, तो इसका भी बड़ा आनंद है। और ग्लोबल रूप से इस पर काम करना है, सार्वभौमिक रूप से, मतलब कोई क्षेत्र बाकी नहीं रहेगा जहाँ नहीं जाना है। हर जितना बन पड़ेगा उतना कवर करना है। तो एक राजनेता कैसे, आप अध्यापक से राजनेता की तरफ कैसे आप रुख हुए थे, वो भी विस्तार से बताइए। देखिए, हमारा बैकग्राउंड, हमारे पिताजी बहुत अच्छे हैं, और उन्होंने मुझे एक सामाजिक कार्यों के प्रति उत्प्रेरित किया। और सामाजिक कार्यों के साथ साथ मैं छात्र राजनीति में आया, और छात्र राजनीति के साथ ही फिर राजनीति में भी पदार्पण किया। तो 3 प्रमुख होते थे उन दिनों, ब्लॉक प्रमुख, ज्येष्ठ उप प्रमुख और कनिष्ठ प्रमुख। तो मैं ज्येष्ठ प्रमुख था, ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख था। और फिर जिला पंचायत का मेंबर भी हुआ, जिला योजना में भी रहा, लोकसभा विधानसभा भी लड़ा। तो यह सब चीज़ें रहीं। और अब तो स्वतंत्र पत्रकार हूँ, यूट्यूबर हूँ, लेकिन क्रांतिकारी जो अपने कार्यक्रम है वो हमेशा चलते रहते हैं। आपको देखा गया है कि आप पहले, आज से कई वर्ष पहले, 3, 4, 5 वर्ष पहले मैंने देखा कि आप रिवॉल्वर डाल करके रिपोर्टिंग किया करते थे। फिर ऐसा क्या एकदम से चेंज हुआ कि आपने रिवॉल्वर अलग कर दी? क्या है ये वाकया पूरा? रिवॉल्वर के साथ मैंने पहली बार ऐसा देखा कि कोई पत्रकार रिवॉल्वर से रिपोर्टिंग कर रहा है। नहीं, रिवॉल्वर के साथ रिपोर्टिंग तो नहीं किया, रिवॉल्वर के साथ जंग किया। और रिवॉल्वर तब लिया जब हमारे हाथ तमाम लोग गए थे जेल, लोक सेवक रिश्वत लेते हुए जेल गए थे। उसके मूल में मैं था, एक तरह से माध्यम था जेल भिजवाने का। तो लगा कि बड़ी दुश्मनी हो गई है। फिर हमने आवेदन किया और खट 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 और नीचे से रिपोर्ट लग गई। एसडीएम ने लगा दिया, थानाध्यक्ष ने लगा दिया, कप्तान ने बिना कहे ही लगा दिया। डीएम से डर नहीं गए थे, उनको लगा कि यार ठीक बात है, अगर कल कुछ होता है तो हमारे पर ही आएगा कि लाइसेंस नहीं दिया इन लोगों ने। डीएम ने भी दे दिया। डीएम से एक बार हमने कहा, नहीं किया, तो दोबारा हमने कहा कि देखिए अब आपसे हम कहने नहीं आएंगे, और हमको दुश्मनी है, या महसूस कर रहे हैं ना। तो उन्होंने कहा जाइए बाबा, जाइए बाबा, हो जाएगा। तो उन्होंने मंगाया और कर दिया। रिवॉल्वर ले भी लिया गया। अब रिवॉल्वर ले लिया गया तो पहले तो लगा कि बड़ा शान शौकत वाला है, कुछ डोरी वोरी दिखे, ऐसे मोटी मोटी डोरी लगाना, इधर कुछ उठा हुआ हो। हाँ, लेकिन बाद में ब्रदर शर्म लगने लगी। लगा कि यार ब्रजभूषण, तुम्हारा जीवन रिवॉल्वर का नहीं है। फिर 5 साल रख करके रिवॉल्वर बेच दिया, बेच करके बच्चों की फीस उस जमा कर दिया। फिर क्या हुआ कि फिर रिवॉल्वर निरस्त करने के लिए हमने दिया डीएम को, तो डीएम ने निरस्त नहीं किया, कहा हम निरस्त नहीं करेंगे। उसके मूल में यह रहा होगा कि हम निरस्त कर देंगे, और कल अगर कुछ होता है तो फिर हम लोग भी उस जांच के दायरे में आएंगे कि इन्होंने निरस्त किया। तो इसलिए शायद नहीं किया होगा। उन्होंने कहा हम अपने हाथ से निरस्त नहीं करेंगे। और तमाम लोगों के राजभवन और मुख्यमंत्री सचिवालय से आता है दबाव, तो हम तो यह काम नहीं करेंगे। बहरहाल अभी भी हमने नहीं लिया, वैसे ही है। आपने बिहार में राबड़ी देवी समेत 11 विधायक और 3 सांसदों को जुर्माना लगवा दिया था। क्या करा, ऐसा क्या कर दिया था उन्होंने जो आपने सीधे उनके लिए जुर्माना? देखिए, मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप बड़ी बात सत्ताधारी पार्टियों से सीधे हो जाते थे। नहीं, बड़ी बात है यार, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में उन लोगों ने चक्का जाम किया था, और चक्का जाम में इन लोगों ने प्रभावित किया था। विद्यालय प्रभावित रहे, अन्य कार्यालय प्रभावित रहे। तो सब में उन्होंने आरटीआई का प्रयोग किया था। तो उन्होंने कहा साहब इन लोगों ने किया, लेकिन विद्यालय खुले रहे और कार्यालय प्रभावित नहीं हुए, ऐसा कहते रहे। लेकिन मैंने पूछा तुम्हारे पथ परिवहन का क्या हुआ, यानी रोडवेज बसों का? उन्होंने कहा साहब 1100 कुछ बसें बावर्दी रहीं, मतलब वो नहीं संचालित हो पाई, और कुछ नुकसान हुआ। तो उन्होंने कहा कि
11,70,280 रुपये का हमारा नुकसान हुआ है परिवहन का। हमने कहा फिर इनसे वसूलो। अब वसूलेगा कौन? राबड़ी देवी से कौन वसूलेगा? सूरजभान सांसद आलोक मेहता, सांसद गणेश प्रसाद, इनसे कौन वसूलेगा? राज्यसभा सदस्य राजनीति प्रसाद से कौन वसूलेगा? तो ऐसे ही हुआ। फिर हमने लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, सुप्रीम कोर्ट को लिखा, फिर उस समय के स्पीकर को लिखा सोमनाथ चटर्जी ने कहा वसूलो इनसे पैसा। लोकसभा के जो सदस्य रहे हैं 3 लोगों से, राजेंद्र सच्चर डीएम थे, उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जी को लिखा भी था। तो ऐसे ही हुआ। अंत में वसूली तो नहीं हुई, लेकिन मैंने एहसास कराया कि बेटा कानून से ऊपर कोई नहीं है और वसूलेगा कौन? डीएम ने कहा साहब सब सही है, ब्रजभूषण दुबे ने जो कुछ लिखा है वह सब सही है, इन लोगों ने चक्का जाम किया, यह नुकसान भी हुआ, लेकिन साहब वसूली की कार्यवाही करना मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। अब एक समय था, मैंने उस लड़ाई को लड़ा, एक एहसास कराया कि कानून से ऊपर आप नहीं हो। ऐसे ही है। तो कुछ विधायक या सांसदों की तरफ से कोई दबाव नहीं आया? कोई दबाव नहीं आया कभी। ये लोग बड़े कमज़ोर लोग हैं, कभी दबाव नहीं आता है। मैं ये बात सीना ठोक करके कहना चाहूँगा, जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, जो भी ऐसी लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, यह बड़े कमज़ोर हैं, इनसे तबीयत से लड़ो, कानून का उल्लंघन मत करो, लेकिन वह सब कुछ करो जो जनतांत्रिक सीमाओं में आता है। आपको कोविड के दौरान कोविड हुआ था, कैसा रहा आपका कोविड का काल? कोविड में जैसे मैं यहाँ हूँ और मृत्यु अगल बगल नाच रही थी, अगल बगल यह लगा। हाँ, बड़ी खूबसूरत थी देखने में, लंबे लंबे बाल थे और उसके होठ पर अच्छी ओठलाली थी, लिपस्टिक थी। हाँ, वह था। आंखें बड़ी जोरदार थीं और वो अपने आगोश में लेना चाहती थी, आ जाओ। मैंने कहा अभी तो समय नहीं हुआ है। तो अभी और नेताओं को अभी सबक सिखाना है, अधिकारियों को। वो कह रही थी लव यू, आई लव यू। मैंने कहा अभी है, दोनों तरफ से नहीं है। बहरहाल मैंने नृत्य को नज़दीक से देखा। अच्छा। और उस समय भी ये लग रहा था कि 1 घंटे लगेंगे और 1 घंटा 2 घंटा आज रात शायद बीते। ऐसा भी हो गया था? ऐसा हो गया था। मैंने ऐसी खांसी देखा नहीं ब्रदर कभी। अच्छा। खांसी आती थी तो रुकता नहीं था, लगता था कलेजा निकल जाएगा। और वह मैं लेता था, भाप लेता था वो सब। बहरहाल मज़े की बात यह बताना चाहूँगा कि उस समय भी मैंने वीडियो किया और यह हुआ कि अगर 1 घंटे बाद हमारी ई लीला समाप्त हो जाएगी तो मेरा अंतिम वीडियो रहेगा। इसलिए मैं लोगों से कहूँगा कि जीवंतता के साथ यह काम करना है। मुश्किल नहीं है कुछ भी, अगर ठान लीजिए, ऐसा है। इसी दौरान आप जैसे बोल रहे हैं कि आपने कोविड के दौरान भी, मतलब आपको कोविड हुआ था उस समय आप वीडियो लगातार बनाते रहे। तो उस दौरान आपने आप किसी नदी के किनारे थे और आपने एक वाक्य कहा था। वाक्य था कि वहाँ पर कुत्ते बहुत सारे थे। हाँ। आपने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट जितने कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रधानमंत्री और राज्य मंत्री नहीं है, उतने यहाँ कुत्ते हैं। क्या है इसका मीनिंग? अब उसको मजाक के तौर पर ले लेना चाहिए। हमारे माननीय है, हम इनको कुत्ते नहीं कह सकते, लेकिन कुत्ता इनसे किसी मामले में अच्छा भी है। अब फिर यह विवादित बात हो सकती है, लेकिन बहुत से मामले में कुत्ता इनसे अच्छा है, क्योंकि कुत्ता स्वामी भक्त है और यह स्वामी भक्त नहीं है। अब इनका स्वामी कौन है? स्वामी लोग हैं, स्वामी जनता है, क्योंकि जनता ने प्रतिनिधि बनाकर इन्हें भेजा है, तो इसलिए जनता स्वामी है, जनता मालिक है। और संविधान में भी यह कहा गया है, पब्लिक इज स्टेट इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है, जनता ही मालिक है। तो ऐसे में हमने किन संदर्भों में कहा मुझे आज स्मरण नहीं है, लेकिन कुत्ता इनसे अच्छा भी है। अब मुंशी प्रेमचंद के जबरा को मान लीजिए, जबरा मामूली उसका था क्या। और अगर स्वामी भक्ति के मामले में देखा जाए तो कुत्ता अपनी जान दे करके भी मालिक की जान बचाता है। घोड़ा और कुत्ता, राणा प्रताप का चेतक और अल्लाह उदल और इनके लक्ष्मीबाई का, हाँ, उदल का बेंदुला, यह सब थे। तो उसको किसी और अन्य संदर्भ में, रानी लक्ष्मीबाई का चाहे, हाँ, इसको अन्य संदर्भों में नहीं लेना चाहिए कि तो कह दिया हूँ, कुत्ता अच्छा भी है। अमिताभ बच्चन जी को क्या किया था आपने, क्या था वो वाक्य? अमिताभ का मामला था, उन्होंने एक प्रचार किया था, जुर्म देश में कहाँ कहाँ है, कौन ऊपर कौन नीचे है। ये केंद्र रिपोर्ट यह कहती है यूपी बहुतों से पीछे है, यूपी में दम है
क्योंकि जुर्म यहाँ कम है। तो हमने सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) का प्रयोग करते हुए अमिताभ से पूछा कि उत्तर प्रदेश में किस आधार पर आप कह रहे हैं कि अन्य प्रांतों की अपेक्षा अपराध कम है, क्या आपका है, इसमें क्या क्या शामिल किया है, जैसे हत्या है, लूट है, छिनैती है, राहजनी है, बलात्कार है, यौन उत्पीड़न है, घरेलू हिंसा है, कौन कौन से अपराध आपने लिया है। उन्होंने जवाब नहीं दिया। मामला राज्य सूचना आयोग में गया, उन्होंने आयोग ने नोटिस दिया। फिर मामला उच्च न्यायालय लखनऊ में गया, लखनऊ से फिर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बहस हमने अपने किया था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में। ऐसा ही था, उन्होंने कहा अब हम किसी का प्रचार नहीं करेंगे। तो यह एक हमारी बड़ी जीत थी, माना कि मामला खारिज कर दिया गया सर्वोच्च न्यायालय से। और 3 जजों की खंडपीठ थी, के जी बालाकृष्णन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस RV रविंद्रन, जस्टिस M K शर्मा। तो इसका एक आनंद था और उन्होंने इसका एहसास किया कि कानून हमसे ऊपर है। अभी भी वो जोश बरकरार है जो जोश आप पहले था, मतलब इतने बड़े बड़े नेताओं को आपने जुर्माना लगवा दिया, सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी को, तो वो जोश अभी भी बरकरार है? नहीं, जोश तो बढ़ा है, बरकरार नहीं है, बढ़ा है। अच्छा। और यह जीवन के अंतिम सांस तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, यह कम नहीं होगा, क्योंकि हम राष्ट्रहित की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक चीज़ कहा है, 5 प्रण की बात किया है। हम बहुत बखिया भी उघड़ते हैं, जम करके करते हैं उनका, योगी जी का, नीतीश बाबू का, ममता दीदी का, जो है कभी कोई भेदभाव नहीं रखा। देखने में भले ही लगता होगा कि भैया ये तो पीछे पड़ गए हैं, ऐसा नहीं है। प्रशंसा भी करता हूँ और अगर गड़बड़ है तो डट करके ऐसी की तैसी भी करता हूँ। तो जहाँ तक इसका सवाल है, हम पूरे जोश और हुंकार के साथ, और युवा अवस्था है हमारी। अब आप कहेंगे साहब 50 से तो ऊपर होंगे ही, और युवा अवस्था कह रहे हैं, तो अगर युवा है, गाल धंसे ऐसे करके, और कुछ है नहीं, एकदम से कलेजे में दम नहीं है, भुजाएं फड़क नहीं रही हैं, जैसे मूछ का बाल अभी आला में कैसे जीतू भाई ने गाया। जीतू भाई बताइए एक बार। फड़कन लगे मूछ के बाल, भुजा बहादुर फड़कन लागे, नाचन लगे मुछ के बाल, और कट कट बोटी गिरे खेत में, उठ उठ रुंड करें तकरार। वाह वाह, उठ उठ रुंड करें तकरार, मतलब यह कट गया है उसके बाद भी तकरार कर रहे हैं, यह जवानी की परिभाषा है। तो रुंड तो तकरार नहीं कर सकते, लेकिन कटने के बाद भी आदमी जिंदा रहता है। तो कवि को मैं कहूँगा कि उसने गलत नहीं लिखा है। और मुछ के बाल, फड़कन लगे मुछ के बाल, तो अब जब आप ताव में आएंगे तो ये रोएं फड़केंगे और मुछ का बाल ऐसे ऐसे होने लगता है पक्का। तो जवानी है साहब, जवानी की परिभाषा को ठीक ढंग से परिभाषित करने का संपूर्ण प्रयास उच्चतम सोपान तक है। आपने कहा ना आपका योगी आदित्यनाथ जी से कोई बैर है, ना मोदी जी से है, ना आपका नीतीश बाबू से है, ना ममता दीदी से है। तो आप अक्सर RSS, बजरंग दल और इन हिंदू संगठनों को के पीछे क्यों पड़े रहते? कोई खुन्नस है क्या उन दोनों? अरे उनके मित्र हैं बाबू, हम अच्छा। बजरंग दल के मित्र हैं, हम RSS में बौद्धिक किए हैं। अच्छा, बौद्धिक किए, हम जाकर के बताते थे, भाषण करते थे, हम गुरुदक्षिणा किए हैं। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे तो या हिंदू भूमे सुखम वर्धितो, हम उसके मूल में है। लेकिन अगर कमीशन खोरी करोगे तो मैं चुपचाप यस मैन रहूंगा, मैं ऐसी की तैसी करूंगा। अब बताएं, संघ के कई लोग ऐसे गए विधान परिषद में जो नागपुर से चुन्नी कटवाए हैं, मतलब खराब भाषा इसको थोड़ा सा, मतलब नागपुर से उन्होंने अंतिम मुहर लगी है नागपुर से। और भैया आते ही अगर 40-50% कमीशन खोरी कर देंगे विधान परिषद और विधायक बनने पर, तो ब्रजभूषण दुबे आपका स्वागत करेंगे, कहेंगे खबरदार, दिमाग खराब है तुम्हारा, यह चोर है। और चोर को चोर नहीं कहूँगा, चमचागिरी करूँगा। तो हमारा कोई अच्छा, देखिए संघ के मैं वनवासी कल्याण आश्रमों को दिखाया हूँ, बहुत बढ़िया काम करते हैं लोग वनवासी क्षेत्रों में, बालिकाओं के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत कुछ किया उन्होंने, छुआछूत खत्म करने के क्षेत्र में किया है। मैं प्रशंसक हूँ। लेकिन भैया अगर खेल करेंगे, ओम नमः शिवाय करेंगे, तो मैं चुप तो नहीं रहूँगा। किसके लिए कह रहे हैं आपकी नागपुर से मोहर लग के आती है? अरे मतलब जो ITC OTC सब होता है ना। अच्छा, मुझे लगा टिकट में आप कह रहे हैं। संघ शिक्षा वर्ग और टिकट में भी अगर ऐसे चोरों को टिकट दिया जाएगा तो मैं आरती करूंगा मोहन भागवत जी का। और संघ की मोहर लगती है, विश्व हिंदू परिषद की भी मोहर लगती है।
बजरंग दल अगर गाय को कुत्ते, जिंदा गायों को बनारस और अन्य जगहों पर जिंदा गायों को कुत्ते नोचेंगे सरकारी गौशालाओं में, तो मैं बजरंग दल की जय जयकार करूंगा, कहूंगा कहाँ मर गए बजरंगियों। इसको कहने से कौन रोकेगा? किसी बजरंगी के माई के लाल की छाती में दम नहीं है जो रोक सके, और नहीं प्रदेश का मुख्यमंत्री हमको रोकेंगे, और नहीं माइया मानो नौवा रोक पाएंगे। कौन रोकेगा? किसके लिए कह रहे हैं भाइयों बहनों? अरे सीधे प्रधानमंत्री जी के लिए कह रहा हूं, और क्या कोई इसमें अब इतना कह दिया तो उस कहने की। आपने बोला कि चमचागिरी की बात आ गई, तो इस समय बहुत लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। चाहे कहीं भी देख लें, चाहे रवीश कुमार जी खुद एक पत्रकार हैं, वो ऑल चैनल्स को लेकर के गोदी मीडिया कहते हैं। आपको क्या लगता है कि सही में पत्रकारिता का गला घोटा जा रहा है जिस तरीके से? ये वही पत्रकारिता है जिसने आज़ादी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और आज जब लोग कहते हैं गोदी मीडिया। अब ब्रदर आर्थिक युग है। एक तो मैं यह कहूँगा सभी फाइट नहीं कर पाएंगे। शाम को अगर 50 रुपये उनके जेब में नहीं आ रहा है, सब्जी नहीं ले जा पा रहे हैं और बच्चों की फीस जमा नहीं कर रहे हैं, तो अंत में टूट जाएंगे। सरकार को चाहिए कि इसके लिए भी एक मानक स्थापित करें, और पत्रकार, यह चलो नाम लेकर के बोल रहा हूँ, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है, अमर उजाला है, हिंदुस्तान है, जो भी समाचार पत्र है, इनके जो वर्कर हैं, इनके पत्रकार हैं, और बेचारे क्या करें? सही बात है कि यह जो स्थानीय संवाददाता हैं, क्षेत्रीय संवाददाता हैं, बेचारे 2 जून की रोटी भी नहीं हो पाएगी उससे। तो यह सब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पर हैं, टूट जाता है पत्रकार। इसलिए मानक बनाना चाहिए, श्रम नीति इनके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक चैनल का भी यही हाल है, जो बड़े हो गए उनको तो ठीक है भैया, अंजना ओम कश्यप और उनकी अन्य लोग जो हैं, सुधीर बाबू और उन लोगों की बात नहीं करता, लेकिन वो एक और हैं जो जिनके ऊपर आरोप लगा था शराब वराब पीने का, नाम लेकर के हम काहे को कहने जाए, पता नहीं क्या है, कौन चौरसिया साहब है। तो सवाल इस बात का है कि इनके लिए भी एक मानक होना चाहिए। पेट कैसे भरेगा? तो यह भ्रष्ट हो जाते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं, जाकर के चमचागिरी करते हैं। इसलिए मानक बनाना चाहिए। अब यह है कि कुछ लोग नहीं टूटते हैं। पत्रकारों के साथ बीते कुछ समय से देखा जा रहा है कि क्या नाम कहते हैं, उनके साथ शोषण हो रहा है। अभी भोपाल में ही एक पत्रकार के साथ बड़ा ही शोषण हुआ था। शोषण को छोड़ दीजिए, चड्ढी पर परेड करा दिए, सब चड्ढी पर सब निकलवा करके और चड्ढी पर परेड करा दिए। कौन हरामखोर था वहाँ का इंस्पेक्टर? हरामखोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, हरामखोर, जो हराम की। और वो तर्क दिया कि साहब ये लोग फांसी लगा लेंगे। पत्रकार कौन सा ऐसा काम किया था बताओ? अगर घूस लेते हुए कहीं ले रहा है पैसा तो रेड हैंड कराओ, उसे भी रेड हैंड कराओ। तो अब महोबा में हम हैं, यहाँ का जो पाटीदार था, पाटीदार क्या नाम था उसका? मणिलाल पाटीदार। एसटीएफ फेल। एक बार एसटीएफ को यहीं इसी पानी में अपनी शक्ल देख लेनी चाहिए। 2 साल तक वह फरार था। एसटीएफ नहीं कुछ कर पाई और यहाँ की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, राजस्थान की पुलिस कुछ नहीं कर पाई, और आप उनको चड्ढी पर परेड करा रहे हो। इतने खराब तो वो नहीं थे। तो ऐसे ही ललकारते रहना है, लेकिन खराब स्थिति है, और ऐसी स्थिति में पुलिस प्रशासन को इसमें अपनी शक्ल देखनी चाहिए, पाटीदार और ऐसे मामलों पर। जी बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ ब्रजभूषण मार्कंडे जी। आप दीपावली का त्यौहार है, क्या कहना चाहेंगे दीपावली के त्यौहार के समय? हम चाहेंगे लोग दिए का प्रयोग हम शुरू से करते हैं। पटाखे न छोड़ें। पटाखे क्या? पटाखे। शादी हुई है कि नहीं? नहीं अभी नहीं हुई है। पटाखे पटाए नहीं ना हो किसी को। पटाखे पटाना है तो छोड़ना नहीं है। पटाना है, अगर किसी को पटाए हो कि नहीं? अभी नहीं पटाए हो। अगर पटाना है तो पटाखे छोड़ना नहीं है, फिर उससे शादी करना है। बिल्कुल। लोग पटाखे न छोड़ें, ऐसा मैं कहूँगा। यह प्रदूषण है, बहुत से लोगों की जान लिया है, बहुत से लोगों की आंखें चली गई हैं, और इन्वायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा खराब है यह। तमाम पक्षियों की जानें जाती हैं। आपका डागी मर जाएगा, गाय के पेट का बच्चा मर जाएगा, भैंस मर जाएगी, और यह पूरी तौर पर नुकसान है। वन्य जीवों के लिए नुकसान है, सृष्टि के लिए नुकसान है। ऐसा न करें और खूब आनंद मनाएं, मिट्टी के दिए का प्रयोग करें। आपने जैसा कहा कि पर्यावरण दूषित होता है ये पटाखों से, तो आपको मैंने देखा एक कहीं पर मैं गूगल में पढ़ रहा था,
आपने फांसी लगा रहे थे आप? हाँ, फांसी हम लोग लगाए हैं सिंबॉलिक रूप से। और अगर हमारे असली फांसी लगाने से पर्यावरण बच जाए इनकी, वो लोग पेड़ कटवाते हैं, सड़क बनी पेड़ कटवाओ पेड़, और एक मशीन चली है वो इलेक्ट्रिक वाली बैटरी वाली, उसको ले आओ और ऐसे करके काट। बेटा तुमने तो लगाया नहीं, और काटने में एक क्षण में तुम फैसला ले लेते हो। तो हमने गडकरी साहब और इन लोगों की ऐसी की तैसी किया। हम लोगों ने कहा कि भैया पाकिस्तान नहीं कटवा रहा है, सिंगापुर नहीं कटवा रहा है, तमाम देश वह करवा रहे हैं, उसको ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं, आप भी ऐसा करवाइए। तो हम लोगों ने कई बार फांसी लगाया था, कोर्ट ने उस पर आदेश भी दिया है, पहल हो रही है। अब यह है कि यह लोग मूढ़ मते जिनका यह ज्ञान चक्षु नहीं खुलता है, ऐसा करते रहते हैं। आने वाले समय में सब ठीक हो जाएगा, इनका दिमाग ठीक कर देंगे हम लोग। सर, दीपावली का त्यौहार है, आपने दीपावली के त्यौहार में लोगों से तो बोल ही दिया है कि पटाखे ना चलाएं, दिए जलाएं। इसी के साथ महोबा न्यूज़ लगातार महोबा की जो विरासतें हैं उनको लेकर के काम कर रहा है और थिंक पॉजिटिव पर काम कर रहा है। तो आप क्या महोबा न्यूज़ के लिए कहना चाहेंगे? मैं महोबा न्यूज़ के लिए जय जयकार कर रहा हूँ। महोबा न्यूज़ की जय, महोबा न्यूज़ की जय। मैंने महोबा न्यूज़ देखा जी, और कई चीज़ हमने सर्च किया तो महोबा न्यूज़ आया, और उससे मैंने देखा बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। अनुज हैं, राशिद हैं, आप हैं, और कौन कौन है टीम में? विष्णु जी हैं, विष्णु भाई हैं, तो सौरभ अग्रवाल हैं। सौरभ हैं। तो मैंने देखा, बारी बारी सबको देखा, और सब मुलाकात भी हुई। तो हमारी सबके लिए हमारी शुभकामनाएं हैं, और बहुत अच्छा काम आप लोग कर रहे हैं। इस विरासत को प्रत्येक दशा में सहेजने की आवश्यकता है, और यह काम कोई फरिश्ता नहीं करेगा, करना तो आप लोगों को है। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, हमारी शुभकामनाएं। और हमारा भी जो योगदान होगा महोबा न्यूज़ के लिए, तो मैं सतत समर्पित हूँ। तो ये थे हमारे साथ ब्रिजभूषण दुबे जी, जो अपना YouTube चैनल चलाते हैं, ब्रिजभूषण मार्कंडे। एक स्वतंत्र पत्रकार हैं और पूर्व में ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य रहे हैं। साथ में अभी वो एक अध्यापक के तौर पर पहले भी थे और अभी भी हैं, विद्यार्थी भी और विद्यार्थी भी हैं। और सही बात है भैया, पत्रकार जो होता है वो हमेशा विद्यार्थी रहता है, क्योंकि उसको समय समय का अपडेट होना भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी के साथ जुड़े रहेंगे महोबा न्यूज़ बुंदेलखंड के साथ, और भी आपको समय समय पर चीज़ों से अपडेट कराएंगे और ख़ास लोगों से के साथ आपको रूबरू कराएंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना सभी को।